everyone, I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. Hello students, today we are going to discuss here class 5 EVS chapter 1 plants increasing the numbers. फर्स्टली तो हम इस चैप्टर के नेम से समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या हम समझने वाले हैं। प्लांट्स दैट मीन्स जितने भी पौधे आपके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग द नंबर्स, इनके नंबर्स किस तरह से बढ़ जाते हैं। फाइंड सीड्स इन द ओपन, इसका मतलब क्या है, खुले में बीज ढूंढो। ठीक है। गो फॉर अ नेचर वॉक विद योर क्लासमेट्स इन योर स्कूल गार्डन, अपने स्कूल गार्डन में अपने क्लासमेट्स के साथ आप गार्डन में जाइए। यू माइट ऑब्जर्व अ सीड फ्लोटिंग इन द एयर, आप ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि हवा में कुछ तैरते हुए बीज हैं। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? टेक अ वॉक थ्रू टॉल ग्रास इन योर स्कूल ग्राउंड। यस, अपने स्कूल के मैदान में लंबी लंबी जो घास होती है उसके ऊपर आप टहलिए। व्हेन यू कम आउट, जब आप बाहर आ जाएंगे, चेक इफ सम सीड्स गॉट स्टक टू योर सॉक्स। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके सॉक्स के साथ, सॉक्स के नीचे आप देखेंगे कुछ बीज फंसे हुए हैं। कलेक्ट देम इन अ शीट ऑफ अ पेपर, एक पेपर की शीट में इन बीजों को कलेक्ट कीजिए जो कि आपके सॉक्स के साथ चिपक गए हैं। एंड ऑब्जर्व देम थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इन सीड्स को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आपको किस तरह का महसूस होता है उन्हें देखकर। तो ये तो एक एक्टिविटी है जो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं स्कूल में, आप अपने घर में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गार्डन है, आप सॉक्स पहन के वहाँ पर जाइए, वहाँ पर घूमिए, और उसके बाद जब बाहर आएंगे तो आप अपने सॉक्स में देखिए सॉक्स के नीचे कुछ बीज चिपके हैं या नहीं चिपके। अगर चिपके हैं तो उन्हें एक पेपर शीट में निकालिए और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व कीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ना इस चैप्टर में क्या है। सोमा कम्स होम फ्रॉम स्कूल एट 3 PM, सोमा दोपहर 3 बजे स्कूल से घर आती है। शी हैज़ लंच विच कंसिस्ट्स ऑफ राइस, कर्ड एंड वेजिटेबल्स, दोपहर का खाना वो खाती है जिसमें कि चावल, दही और सब्जियां होती हैं। नाउ इट इज़ 8 PM, शी इज़ हैविंग डिनर विद हर फैमिली, अब रात के 8 बज चुके हैं, वह अपने परिवार के साथ डिनर कर रही है। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 फूड आइटम्स विच यू ईट फॉर लंच एंड डिनर, अपने मित्र से आपने डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, और कम से कम 6 खाद्य पदार्थ के नाम लिखने हैं जो आप लंच में और डिनर में खा सकते हैं। ठीक है, या फिर खाते हैं। उन 6 आइटम्स के नाम लिखने हैं, फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो कि आप लंच में या डिनर में खाते हैं। ठीक है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर, हमारा जितना भी पूरा का पूरा जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है नेचर पर। किस पे निर्भर करता है? नेचर पर। प्लांट्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ नेचर, पौधे प्रकृति का बहुत ही मेजर पार्ट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रमुख अंग है नेचर का। पौधे, प्लांट्स, प्लांट्स गिव अस फूड, क्यों है? क्योंकि पौधे हमें भोजन देते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स, जितने भी अनाज हैं, पल्सेस मतलब जितनी भी दालें हैं, सब्जियां हैं, या फिर जितने भी फल हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वो सब के सब प्लांट से ही हमें मिलते हैं। शुगर एंड ऑयल, शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यस,
चीनी और तेल भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। पौधे हमें क्या क्या देते हैं? पौधे हमें लकड़ी देते हैं, चाय देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, रेशा, रबड़, गोंद, चाय और काफ़ी, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सब हमें मिलता है प्लांट से। प्लांट सप्लाई अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। यस, पौधे हमें जीवनदायी, जो कि जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। प्लांट्स हेल्प टू बाइंड द सॉइल टुगेदर। पौधे मिट्टी को एक साथ बांधने में मदद करते हैं। Planting trees increases forest wealth and makes the surrounding cool and fresh. Yes, देखिए, प्लांटिंग ट्रीज, जब भी हम जितने भी पौधे उगाते हैं, ठीक है, इंक्रीजेस फॉरेस्ट वेल्थ, वो वन संपदा को बढ़ाते हैं, ठीक है, और आसपास का वातावरण भी शीतल और ताज़ा करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी अमाउंट ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, वो उसके आसपास का एरिया हमेशा ठंडा रहता है और फ्रेश रहता है, ठीक है। इसीलिए प्लांटिंग ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप हिली एरियाज़ ले लीजिए, जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर प्लांटिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हमें ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है, इसीलिए वहाँ की एयर बहुत ही ज़्यादा हमें फ्रेश मिलती है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, एनिमल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। अर्थ में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर प्लांट्स नहीं है तो। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स सिंस वी डिपेंड ऑन देम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने की आवश्यकता है क्योंकि हम सब उन पर ही निर्भर हैं, है ना। मोर प्लांट्स वुड मीन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स। जितने हम पौधे ज़्यादा लगाएंगे, अधिक पौधों का लगना, अधिक पौधों का अर्थ होगा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौधों के उत्पादों की निरंतर आपूर्ति। देखिए, प्लांट प्रोडक्ट्स जितने भी हम खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, अनाज हमें मिलता है, बहुत कुछ हमें प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और बिना खाने के जीवन संभव नहीं है, ना ही मनुष्यों का, ना ही जानवरों का। हम भी प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से ही मिलती है, इसीलिए प्लांटिंग ट्रीज बहुत ज़रूरी है। और आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक प्लांट ग्रो ज़रूर करेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, दैट मीन्स बीज से नए पौधे उगना। वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स? एक पौधा इतने बीज क्यों पैदा करता है? चलिए इसको समझते हैं। दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए सीड्स से ही नया पौधा लगेगा। येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि अधिकांश नए पौधे बीजों से ही उगते हैं। फिर भी सभी बीज नए पौधों में विकसित नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितने सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं एक प्लांट से वो सारे की सारे ही ग्रो हो जाएं, उनमें से कुछ प्लांट्स ही ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। सम सीड्स आर नॉट fully grown when they are separated from their parent plants. कुछ बीज अपने मूल पौधों से अलग होने पर पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। Some seeds are destroyed by strong winds. कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो कि तेज हवाओं से या फिर तेज जब बारिश होती है उससे नष्ट हो जाते हैं, और हैवी रेन और आर ईटन बाय इंसेक्ट और बर्ड्स। और कुछ जो बीज होते हैं वो कीड़ों के द्वारा या फिर पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं।
Some do not get the right soil or enough air and water. कुछ को सही मिट्टी या पर्याप्त हवा और पानी ही नहीं मिल पाता है. Such seeds do not grow into new plants. ऐसे बीज से नए पौधे नहीं बन पाते हैं. ठीक है. Seeds that survive and grow favorable conditions for their growth grow into new plants. बीज जो जीवित रहते हैं और अनुकूल हो जाते हैं उनके लिए ही अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं. Let us do an experiment to see the part of a seed. बीज के भागों को देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपकी बुक में नीचे दिया हुआ है. इस एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से समझेंगे. आपको ये चीज़ समझ में आई यहाँ पर क्या लिखी है? देखिए, एक प्लांट के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पपाया देखेंगे, पपाया फ्रूट जो आपने खाया होगा उसके अंदर बहुत सारे सीड्स रहते हैं. वाटरमेलन खाया होगा उसमें भी बहुत सारे सीड्स रहते हैं. ऐसे ही बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स रहते हैं, है ना. अब वो सीड्स क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कितने सारे, ताकि नया पौधा उसमें से एक और निकल सके. ठीक है. अब इतने सारे सीड्स में से कुछ ही सीड्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रो हो पाते हैं. उनके कुछ कारण हैं जो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताए. कौन कौन से वो कारण हैं? वो कारण ये हैं कि कुछ बीजों को तो कीड़े या पक्षी खा जाते हैं. कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तेज़ हवाओं से, तेज़ बारिशों से ही नष्ट हो जाते हैं, है ना. कुछ बीजों को पर्याप्त पानी या मिट्टी नहीं मिल पाती है, यानी कि वेदर कंडीशंस नहीं मिल पाते हैं जिस कारण वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. तो कुछ ही बीज ऐसे होते हैं जो कि प्लांट से नया पौधा, न्यू प्लांट जिसे हम बोलते हैं, वो उससे हो पाता है. समझ गए आप? तो चलिए अब इसे एक हम नीचे वाला जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उससे हम समझते हैं. एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रही हूँ आपसे. इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं और समझते हैं अच्छे से. अ सीड एंड इट्स पार्ट्स. बीज और उसके भागों के बारे में भी हम समझते हैं. आपने सीड देखा होगा, सीड बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आप जानते हैं कि उसके भी पार्ट्स होते हैं. ठीक है. चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रयोग दिया हुआ है. सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर. ये एक्सपेरिमेंट आपने घर में करके देखना है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए. ठीक है. सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर अ कपल ऑफ डेज. कुछ चने के बीज आपने लेने हैं, जो काले चने होते हैं. आपकी मम्मा आपके लिए पल्स दाल बनाती होगी काले चने की, है ना. वो काला चने आपने लेने हैं. कुछ चने के बीजों को 1-2 दिनों के लिए आपने पानी में भिगो देना है. ठीक है. टेक वन ऑफ दीज सीड्स. इनमें से एक बीज आपने ले लेना है. पहले आपने क्या करना है, एक या दो आप काले चने जो होते हैं, अपने मम्मी से पूछिएगा कि काले चने कौन से हैं, उनको आप 2 दिनों के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिएगा. ठीक है. उसमें से आपने एक बीज बाहर निकालना है. यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग विच हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर. यस. जब आप उस एक बीज को पानी में से निकालेंगे, आप देखेंगे कि उसकी आउटर कवरिंग, जो बाहर का जो आउटर कवर है, वो फूल गया है, स्वेल हो गया है, फूल गया है. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बीज पानी में था, क्योंकि सीड वॉज इन वाटर. दिस आउटर कवरिंग इज द सीड कोट. ये जो आउटर कवरिंग बाहर की आती है, ये बाहरी कवरिंग ही, इसे हम क्या बोलते हैं, बीज आवरण या फिर सीड कोट इसे बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सीड कोट. यस. आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट. यस. तो यहाँ पर आप ये बीज देख सकते हैं. ठीक है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये जो है, मैंने जो आपको बोला ब्लैक चना, जिसे हम ग्राम सीड बोलते हैं, ये लिया आपने. ठीक है. इसे आपने पानी में भिगोया और इसकी आउटर कवरिंग जो है वो स्वेल हो गई. ठीक है. समझ में आ गई. अब यहाँ पर इनके 2 भाग हैं. अ ग्राम सीड हैज़ 2 सीड लीव्स. एक ग्राम सीड के 2 सीड लीव्स होते हैं. एक ग्राम सीड के 2 सीड लीव्स होते हैं. और यहाँ पर इसे ये जो यहाँ पर कॉटिलेडन्स है, इसे हम बोलते हैं क्या?
बीज पत्र, हिंदी में हम इसे बीज पत्र बोलते हैं। ये टाइनी शूट है, यहाँ पर ये जो टाइनी शूट है यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी, यहाँ पर इसे हम टाइनी शूट बोलते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा हिस्सा है इसे हम बोलते हैं टाइनी रूट, यानी छोटी सी जड़। ये नीचे का जो हिस्सा है ये है जड़, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है टाइनी शूट। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक चने के बीज में 2 बीज पत्तियां होती हैं। समझ गए आप? एक चने के बीज में 2 बीज पत्तियां होती हैं। रिमूव द सीड कोट यानी इसकी आउटर कवरिंग जो है इसे रिमूव कर दीजिए आप यू विल सी 2 सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स। यहाँ पर आप 2 सीड लीव्स कॉटिलेडन्स देखेंगे। जब आप इसकी आउटर कवरिंग को निकाल देंगे, जब आप 2 दिनों के लिए इसे भिगो के रखेंगे तो आउटर कवरिंग आप इसे निकालने में आपको आसानी रहेगी, इसीलिए भिगोने के लिए बोला। भिगोएंगे तो थोड़ा सा वो फूल भी जाएगा, स्वेल हो जाएगा, उसके बाद आपको आउटर कवरिंग निकालने में इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जिसे हम सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, इसे निकालना है और उसके बाद आप इन 2 बीज पत्तियों को देखेंगे। ठीक है, यू विल सी द 2 सीड लीव्स। ठीक है, सेपरेट देम एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट इनसाइड। आप इन दोनों को सेपरेट कीजिए, मतलब ये एक को तोड़ा हुआ है 2 हिस्सों में। ठीक है, आप इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बेबी प्लांट आपको दिखेगा। ठीक है, एक छोटा पौधा जिसे बोलते हैं वो लिखेगा। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टाइनी शूट एंड अ टाइनी रूट। इस छोटे से पौधे में एक छोटा अंकुर और एक छोटी जड़ होती है। ये छोटा अंकुर है शूट, और इसे हम बोलते हैं टाइनी रूट। शूट एंड रूट, पिछली क्लास में आपको शूट के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, अब इस क्लास में आप और भी ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर के पार्ट के बारे में जानेंगे कि बीज के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये जो बीज है, ठीक है, यानी कि ये जो काले चने, इसको आपने भिगोना है, उसके बाद आपने 2 दिन बाद उसे निकालना है, उसके बाद उसकी आउटर कवरिंग जिसे हम सीड कोट बोलते हैं उसे आपने रिमूव करना है। आप देखेंगे कि उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, बीच में से 2 हिस्से हो गए। जिस तरह आप मूंगफली खाते हैं, मूंगफली में से जो दाना निकलता है उसमें उसके भी 2 हिस्से होते हैं ना अंदर से, ऐसे इसके भी 2 हिस्से होंगे। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा, आप करके देखिएगा। ठीक है, टाइनी शूट है और यहाँ पर निकलेगी टाइनी रूट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। ठीक है, छोटे से जो बेबी प्लांट होता है उसके लिए भोजन बीज की पत्तियों में जमा होता है। कहाँ पे भोजन उसका होता है? सीड लीव्स में जमा होता है। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, यानी कि जब तक बेबी प्लांट के पौधे में हरी पत्तियां नहीं आती, एज लॉन्ग एज बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, जब तक कि एक बेबी प्लांट में हरी पत्तियां नहीं आती, क्योंकि एक सीड को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, एकदम ग्रीन लीव्स नहीं आती हैं। तो जब तक कि वो ग्रीन लीव्स नहीं आती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड। जब तक कि हरी पत्तियां एक बेबी प्लांट में तक नहीं आती हैं, बेबी प्लांट में, तब तक वो कहाँ से, जो बीज में संचित भोजन होता है उसी से वो अपना गुजारा करता है। Seeds of some plants like grams, peas and beans have 2 seed leaves and are called dicot seeds. कुछ पौधों के बीजों जैसे कि चना, मटर और फलियां जो होती हैं, जो बीन्स होती हैं, इनमें 2 बीज पत्तियां होती हैं और इन्हें इसीलिए डाइकॉट सीड्स के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जिन सीड्स की जो पत्तियां हैं, सीड लीव्स जो हैं वो 2 होती हैं, 2 सीड लीव्स होती हैं, उन्हें डाइकॉट सीड्स बोला जाता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड लीफ एंड आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स। जिनकी एक सीड लीफ है उसे मोनोकॉट सीड बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट, मेज, राइस, इनकी एक सीड लीफ होती है, इसे मोनोकिट सीड बोला जाता है। जिसकी 2 सीड लीव्स होती हैं, बीन्स, पीस, ग्राम्स, यहाँ पर एग्जांपल दे रखी हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है डाइकॉट सीड्स। ये आगे क्वेश्चन भी है आपको, तो इसको अच्छे से ज़रा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में बहुत
आता ही आता है हर बार, तो इसे आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यस, एक बीज का अंकुर के रूप में विकसित होना ही सीड जर्मिनेशन कहलाता है। अभी मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि टाइनी शूट होती है, इसी को अंकुरित बोलते हैं। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। यस, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, ये पता लगाने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उससे आपको अच्छे से सीड जर्मिनेशन का पता लग जाएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से हम देखेंगे और समझेंगे। जिस तरह से हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट समझा, उसी तरह से ये भी समझेंगे। एक्सपेरिमेंट देखकर कभी भी घबराना नहीं है, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जब एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसमें आपको कुछ भी टफ नहीं लगने वाला है। हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए हम आपके पास हैं, ठीक है। टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपने 4 प्लेट ले लेनी है, अपने घर में से ही अपना एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसे 4 प्लेट ले लेनी है और उन प्लेट्स में नंबरिंग लगानी है 1 2 3 4। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स। अब आपने कुछ सूखे हुए चने ले लेने हैं। पुट सम सीड्स इन अ प्लेट 1। कुछ बीज, कुछ वो सीड्स जो है वो आपने प्लेट जिसमें आपने नंबर 1 लिखा है उस प्लेट में डालने हैं। एंड कीप द प्लेट ऑन अ विंडो विल, यानी कि आपने थाली में एक बीज डालना है और उस जो जिसमें 1 नंबर प्लेट लिखा है उस थाली को किसी खिड़की पर आपने रख देना है। ठीक है, किसकी खिड़की के पास आपने रख देना है, वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट। ठीक है, कौन सी खिड़की पे रखना है, जहाँ पर कि उसे हवा और धूप मिल सके। समझ में आई आपको बात। आपने 4 प्लेट्स लेनी है 1 2 3 4। 1 नंबर प्लेट जहाँ पर आपने लिखा हुआ है उस प्लेट में आपने कुछ सीड्स लेने हैं, ग्राम सीड्स लेने हैं। उस प्लेट को आपने खिड़की के पास रख देना है, उस खिड़की के पास जहाँ पर उसे हवा भी मिल रही है और सूरज की रोशनी भी मिल रही है। पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। अब आपने प्लेट नंबर 2 जिसमें लिखा है वहाँ पर कुछ सीड्स डालने हैं, यही ग्राम सीड्स आपने डालने हैं। पुट द प्लेट इनसाइड द बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, जो प्लेट 2 है उसमें आपने कुछ बीज डालने हैं। प्लेट को पानी वाले बीकर के अंदर रखें। ठीक है, जहां पानी होगा उस बीकर के अंदर आपने उस प्लेट को डाल देना है। नाउ प्लेस द बीकर ऑन अ विंडो विल। अब आपने ये पानी से भरा हुआ जो बीकर है ये आपने खिड़की के पास रखना है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन वूल इन प्लेट 3। ठीक है, कुछ बीज भीगी हुई रुई के ऊपर, कॉटन आपको पता होगा, कॉटन के ऊपर आपने रखना है। और ये 3 नंबर जो प्लेट है आपकी वहाँ पर आपने रखना है। भीगी हुई कॉटन के ऊपर आपने कुछ रखना है। ठीक है, कुछ बीज आपने रखने हैं। कीप द प्लेट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि थाली को, इस 3 नंबर थाली को आपने फ्रिज के अंदर रख देना है, फ्रिज के अंदर रखना है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन वूल इन प्लेट 4। ठीक है, अब आपने कुछ क्या करने हैं, एक थाली 4 नंबर जो थाली है उसमें कुछ बीज भीगी हुई रुई के ऊपर आपने रख देने हैं। कॉटन गीली करनी है, उसके ऊपर आपने रख देने हैं। ठीक है, प्लेस द प्लेट ऑन अ विंडोविल। अब इसके बाद इसे भी आपने खिड़की के पास रख देना है। कीप द कॉटन वूल ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। ठीक है, प्लेट नंबर 4 को, रुई को हर समय नम आपने रखना है। हर समय प्लेट नंबर 4 की जो प्लेट नंबर 4 में जो है वो मॉइस्ट रहना चाहिए। प्लेट नंबर 4 जो है जिसमें आपने कॉटन गीली करी है उसके ऊपर आपने ये सीड्स रखे हैं। हमेशा आपने ध्यान रखना है वो कॉटन हमेशा मॉइस्ट रहे, कॉटन हमेशा आपकी नम रहे, भीगी हुई रहे। समझ में आई आपको बात। अब आपने करना क्या है, आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये है प्लेट नंबर 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3 है, ये प्लेट नंबर 4 है। जैसे हमने बताया था वैसे ही प्लेट नंबर 1 में आपने कुछ सीड्स लिए,
और विंडो के पास आपने रख दिए सूखे हुए बीज। प्लेट नंबर 2 में आपने लिए, ये आपने, मैंने आपको प्लेट नंबर 2 में क्या बोला था कि एक पानी का बीकर लेना है, उसके अंदर ये प्लेट रख देनी है, ठीक है। ये प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 3 में आपने क्या करना है, भीगे हुए बीज को आपने रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज के अंदर रखना है। ये भी यहाँ प्लेट रखी है और ये इसको हमने कहाँ रख दिया, ये प्लेट रखी हुई है, इसको हमने रख दिया फ्रिज के अंदर। यहाँ 4 नंबर प्लेट में आपने, इस 4 नंबर प्लेट में मैंने क्या बोला था आपको कि कॉटन जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, हमेशा गीली रहनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सीड्स केप्ट इन डिफरेंट कंडीशन, यहाँ पर हर बीज को हमने डिफरेंट कंडीशन में रखा है। समझ में आई? इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हर सीड को हमने डिफरेंट वेदर कंडीशन में रखा है। समझ में आई? पहले में हमने सीड्स लिए और जहाँ पर हवा है और सूरज की रोशनी है उस खिड़की के पास रख दिए। दूसरी प्लेट में लिए जहाँ 2 नंबर लिखा था, उस प्लेट में भी हमने बीज लिए, उसमें हमने बीकर के अंदर पानी भरा और उस प्लेट को उस बीकर के अंदर रख दिया। थर्ड में हमने फिर से बीज लिए और उसे जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। फोर्थ में हमने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉटन के ऊपर हमने बीज रखे हैं वो कॉटन हमेशा गीली रहनी चाहिए। ये 4 एक्सपेरिमेंट, 4 तरह के एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। और चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, अगले पेज में क्या है। यहाँ पर वही कंडीशंस लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। चलिए नीचे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। Yes. You will notice that only the seeds in plate 4 have germinated. प्लेट 4 कौन सी थी, जिसमें कि हमने कॉटन को मॉइस्ट रखने की बात करी थी। कॉटन गीली रहेगी और उसके ऊपर बीज रहेंगे, ठीक है। You will notice that only the seeds in plate 4 have germinated. आप देखेंगे कि प्लेट नंबर 4 में केवल बीज ही अंकुरित हुए हैं, सिर्फ प्लेट नंबर 4 में ही बीज अंकुरित हुए हैं। This shows that air, मॉइस्चर एंड वार्मथ यानी सनलाइट जैसे हम बोलते हैं, आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। ये हमें ये बताता है कि जर्मिनेशन के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जर्मिनेशन के लिए हमें एयर, वाटर और वार्मथ यानी सनलाइट, एयर, वाटर एंड सनलाइट, इन 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्लेट नंबर 4 में हमने दी, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक जो सीड है, जर्मिनेटिंग सीड्स है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बीज को भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, पानी जो है वो बीज के आवरण को यानी आउटर कवरिंग को मुलायम बनाए रखता है, ठीक है। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड्स ओपन एंड कम आउट। अगर सॉफ्ट होगा तभी बेबी प्लांट जो है वो सीड में से बाहर निकल पाएगा। समझ में आई? अब वार्मथ इज नीडेड फॉर द सेल्स ऑफ अ सीड टू बिकम एक्टिव। अब गर्मी की ज़रूरत यानी सनलाइट की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि पौधे को बीज को तोड़ने के लिए एक तो बाहर आने में मदद मिलती है, इसीलिए सॉफ्ट रहता है उसकी आउटर कवरिंग, और बीज की कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए गर्माहट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बीज की कोशिकाओं को, जो बीज के अंदर जो उसके कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारे भी सेल्स हैं अंदर, ऐसे सीड के अंदर भी सेल्स होते हैं, उसे एक्टिव रहने के लिए सनलाइट यानी वार्मथ की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आई? अब थर्ड एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, यानी कि जितने भी यहाँ पर मैं चीज़ें आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रही होंगी, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगा रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह से सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिलें तो अभी के अभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको इसी तरह हर चैप्टर की मिलती रहें, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंट प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। टेक सम जर्मिनेटिंग सीड्स फ्रॉम प्लेट नंबर 4। अब प्लेट नंबर 4 में जो हमने रखे थे सीड्स वो कुछ हमने ले लेने हैं, एंड पुट देम ऑन अ पीस ऑफ वेट नेट क्लोथ टाइट ओवर द माउथ ऑफ अ जार। हमने करना क्या है, जो प्लेट नंबर 4 है उसमें से कुछ अंकुरित बीज लेने हैं, उन्हें हमने एक कांच का जार, उसके मुंह पर गीले जालीदार कपड़े में
के एक टुकड़े पर आपने बांध देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लेट रखी हमने यहाँ पर और एक कपड़ा लिया और यहाँ पर इस जार में हमने बांध दिया। समझ में आ गई? जैसे कि आप यहाँ पर 1.5 फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन होता है। यहाँ से बेबी प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। पहले छोटे में जो है बेबी प्लांट ऐसा रहता है, उसके बाद ऐसा होता है। मतलब आपको ये फिगर जो है वो आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए आपको। ये है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। Tiny roots will come out of the soft moist seed coat. नरम नम बीज कोट से छोटी जड़ें निकलेंगी, जैसे कि अभी हमने फिगर में नीचे देखा। लेटर शूट्स टू विल कम आउट, बाद में अंकुर भी निकलेंगे। द रूट ग्रोज डाउनवर्ड टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो जड़ है वो नीचे की ओर बढ़ती है और सूर्य के प्रकाश से जो शूट है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रो करता है टुवर्ड्स सनलाइट। दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम्स अ प्लांट। यह अंकुर बढ़ता है और एक पौधा बन जाता है। समझ में आ गई? इसे बोलते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड की। डिस्पर्सल ऑफ सीड जिसे हम बोलते हैं बीजों का फैलाव। इसे बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। अ प्लांट प्रोड्यूसेस सो मैनी सीड्स एज वी नो वेरी वेल। एक पौधा इतने बीज पैदा करता है। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो इफ ऑल सीड्स fall and germinate near the mother plant। पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जा नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी हम जो बीज है, यदि सभी बीज अपने पेरेंट प्लांट के पास ही गिरेंगे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, तो अपने पेरेंट प्लांट के पास ही गिर जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। तो उन्हें उगने के लिए अब उनके लिए वेदर कंडीशंस भी नेसेसरी चाहिए होंगी एंड जर्मिनेट नियर द मदर प्लांट एंड दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। उन्हें उगने के लिए पर्याप्त धूप, भोजन, पानी और जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक जगह के ऊपर कितने प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, है ना? एक से दो ही प्लांट्स ग्रो होते, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। और उसके अलावा भी उसे सनलाइट भी चाहिए होगा, जैसे मैंने बोला एयर भी चाहिए होगा, तो थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, इस वजह से सारे सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी सीडलिंग्स वुड नॉट सर्वाइव, हेंस देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दीज सीड्स। इसीलिए इन बीजों को बिखेरने के लिए प्रकृति में कुछ कारक होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। यस, इसीलिए इन बीजों को बिखेरने के लिए प्रकृति में कुछ कारक होते हैं। बीजों या फलों के अपने मूल पौधे से दूर बिखेरने की इस प्रक्रिया को बीजों का फैलाव कहा जाता है। समझ में आई? बीजों या फलों, क्योंकि फलों में भी बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। बीजों या फलों के अपने मूल पौधे से दूर बिखेरने की अपने मूल पौधे से दूर बिखेरने की। अब एक ही जगह में हम बहुत सारे सीड्स नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बोला कि वाटर, एयर और सनलाइट तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोइंग के लिए। और अगर हम एक ही जगह पे सारे बीज इकट्ठे डाल देंगे तो वहाँ पर उसे पर्याप्त एयर, जितनी अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट है उसे नहीं मिल पाएगा और प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ सीड्स यानी कि बीजों को अलग अलग स्पेस में डाला जाता है, ज़रा दूरी में डाला जाता है, ताकि हर सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर और सनलाइट मिल सके। इसे ही बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। यस, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल दैट मीन्स फैलाव के कौन कौन से एजेंट्स हैं, आगे किस तरह से हम
बीजों को फैलाव कर सकते हैं। डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। फैलाव यानी डिस्पर्सल जो है वो हवा, पानी, जानवरों और फलों के फटने से होता है। ठीक है, इन्हें फैलाव एजेंट कहा जाता है, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट के अंदर से अगर फल बीज निकलेगा तो फ्रूट का तो फटना जरूरी, तभी तो उसमें से निकलेगा ना, है ना। अब दीज आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, इसे ही फैलाव के एजेंट कहा जाता है। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प दीज सीड्स इन डिस्पर्सल, कुछ बीजों और फलों की विशेष संरचना इन बीजों के फैलाव में मदद करती है। ठीक है, कुछ बीजों और फलों की विशेष संरचना ही इन बीजों के फैलाव में मदद करती है। सीड्स ऑफ कॉटन, ठीक है, सीड्स ऑफ कॉटन, मदार और हिप्टेज, एंड हिप्टेज आर लाइट एंड हैव हेयर और विंग्स सो दे कैन बी इजीली कैरीड बाय द विंड। कपास, ठीक है, सीड ऑफ कॉटन, कॉटन मीन्स कपास। मदार और हिप्टेज के बीज जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और इनके बाल या पंख होते हैं, इसीलिए इन्हें हवा आसानी से इधर से उधर ले जा सकती है। ठीक है, द लोटस fruit has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on water। कमल के फूल, जो लोटस फ्रूट होता है, कमल का फल जो होता है उसका एक स्पंजी भाग होता है और नारियल जो कोकोनट होता है उसका बाहरी जो कवरिंग होती है आउटर, वो रेशेदार होती है। आपने देखा होगा नारियल का जो बाहर का होता है वो रेशेदार होता है, हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन कलर से, ताकि वे पानी पर तैरने में सक्षम हो सके। ठीक है, अब कमल का फूल है वो भी पानी में तैरने में सक्षम होता है और कोकोनट भी, कोकोनट का भी आप पानी में डाल के देख लीजिए, वो भी तैरने में सक्षम रहेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। मनुष्य और जानवर जितने भी हैं वो चेरी और आम जैसे फल खाते हैं, हम भी खाते हैं फल, है ना, और उसके जितने भी बीज होते हैं, सीड्स हैं, उनको फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइंस और स्टिफ हेयर। इनमें से कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें हुक, कांटे या कड़े बाल होते हैं, स्टिफ हेयर होते हैं, यानी बहुत ही जिसे हम बोलते हैं कि हेयर जो है वो स्टिफ होते हैं, कड़क बाल होते हैं। ठीक है, they get stuck to, moving to the next page, they get stuck to the furry skin of animals, feathers of birds or even to our clothes and others carried away। ये जितने भी जैसे हमने बोला कि स्टिक हेयर होते हैं, हैव हुक्स होते हैं, इनमें जितने भी बीज हम फल खा करके बीज बाहर फेंक देते हैं, ये स्टक हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं। कहाँ पर? फरी स्किन, एनिमल्स की फरी स्किन में, है ना। फैदर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के फैदर, बर्ड्स में जो के पंख होते हैं उनमें भी फंस जाते हैं, और इवन टू अवर क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स में भी ये फंस जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स ऑफन स्वेलो some seeds which come out unchanged in their droppings। पक्षी अक्सर कुछ ऐसे बीजों को निगल जाते हैं जो उनकी निष्ठा, उनकी विष्ठा में अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, पक्षी जितने भी होते हैं, बर्ड्स हैं, ये ऐसे सीड्स को निगल भी जाते हैं। ठीक है, अब सम फ्रूट्स लाइक पीज इन अ पॉड, फलों में मटर जैसे कुछ फल फट जाते हैं। बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई, या सूखने पर फट जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प टू स्कैटर द सीड्स, विस्फोट का बल बीजों को बिखेरने में मदद करता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के अन्य भागों से नए पौधे उगना। Besides growing from seeds, new plants also grow from certain other parts such as roots, stem and leaves of the parent plant। अभी तक हमने जो पढ़ा कि सीड्स में से ही न्यू प्लांट का ग्रो होता है। अब यहाँ पर ये भी लिखा है कि बीजों से बढ़ने के अलावा नए पौधे कुछ अन्य भागों जैसे मूल पौधे की जड़ों से, तनों से और पत्तियों से भी उग जाते हैं।
ठीक है। सम प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन एंड हाइबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। यस, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे गुलाब, गन्ना और हाइबिस्कस। जब हम इसकी स्टेम को कट करते हैं उससे ये उग जाते हैं, स्टेम से भी उग जाते हैं यानी कि, ठीक है। अब इसके लिए सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये स्टेम से भी उग जाते हैं। पोटैटो इज स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज। अब पोटैटो यानी कि जो आलू है वो कैसे उगता है? आलू एक तना है जो जमीन के अंदर उगता है और इसकी कलियां आंखें कहलाती हैं। इसकी कलियां आंखें कहलाती हैं। एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो दैट हैज बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। और ये जो कलियां हैं जो आंखें कहलाती हैं, आलू का कोई भी भाग इस पर कलियां, जिस पर की कलियां लगती हैं, वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकता है, ठीक है। अनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। अनियन और जिंजर जो है ये भी, इनकी भी यानी प्याज और जो अदरक है ये भी एक भूमिगत तने हैं, यानी ये जो है सॉइल के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, नीचे मिट्टी के नीचे होते हैं। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। स्वीट पोटैटोज एंड कैरेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन। अब आपको पता है शकरकंदी और गाजर जो है ये भी अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि ये मिट्टी के नीचे होते हैं, ठीक है। जिनकी जड़ें जो हैं, जड़ें भी मिट्टी के नीचे होती है, इसके अलावा जो उसका फ्रूट भी उगता है ना, वो भी नीचे होता है, जैसे पोटैटो, जिंजर। पर आप देख सकते हैं ये फिगर दे रखी है, ये क्या है? यहाँ पर ये एक गुलाब का तना है। किसका तना है? ये गुलाब का। और नए पौधे के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। स्टेम को ही हम जो है ज़मीन में लगा सकते हैं और नया पौधा इससे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पोटैटोज देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आइज़ बोली थी आपको पोटैटोज की, तो ये यहाँ पर अंकुरित हो रखे हैं ये। इससे नए आलू को आलू का कोई भी भाग जिसमें आँख होती है पौधे के रूप में हम उसे विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये नए आलू का पौधा है। इस तरह से आलू का पौधा इस तरह से होता है ना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये है शकरकंदी, जिसे हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं। शकरकंदी की जो जड़ है इससे एक नया पौधा उग सकता है, ठीक है। शकरकंदी की जड़ से ही हम एक नया पौधा उगा सकते हैं, यानी रूट से। जिस तरह से हमने बोला कि जो नया पौधा है सिर्फ सीड से ही नहीं, स्टेम से भी हम ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं, कई तो लीफ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीड से ही न्यू प्लांट का ग्रो होता है, उसके बाकी हिस्सों से भी नए प्लांट का ग्रो हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। The leaves of plants like a bryophyllum can grow into new plants. ये ब्रायोफाइलम का जो है आप देख सकते हैं लीव है, और इसके लीव से ही नए प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एक ही बार में तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत इसे नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम यहाँ पर बात कर देते हैं, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि जितने भी फसलें हैं और जितने भी सब्जियां हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। व्हेन अ प्लांट इज ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटीज एट अ पीस फॉर फूड। जब किसी पौधे को भोजन के लिए किसी स्थान पर अधिक मात्रा में उगाया जाता है, जैसे कि क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, आपने भी देखा होगा, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप पे, तो उसे क्रॉप बोला जाता है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। आपने किसानों को देखा होगा वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। व्हीट और ग्राम की जो ऐसी फसलें हैं जो कि नवंबर टू अप्रैल, जिसे हम विंटर या फिर राबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ऐसी क्रॉप्स जो जून से अक्टूबर में उगाई जाती है, यानी जिसे हम समर या फिर खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। वो कौन कौन सी हैं? राइस, मेज, ज्वार और बाजरा, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी ग्रो ड्यूरिंग विंटर। ये सारी विंटर वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गार्ड ग्रो इन समर। ये समर की क्रॉप्स हैं।
कुछ खारिफ क्रॉप्स हैं, कुछ राबी क्रॉप्स हैं। जो विंटर में जो नवंबर टू अप्रैल जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उन्हें राबी क्रॉप्स बोला जाता है। जो जून से अक्टूबर में ग्रो करते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप्स बोला जाता है। इसके अलावा खारिफ और राबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। Different plants not only grow in different climates and seasons but also require different kinds of soil. अलग अलग पौधों को न केवल अलग अलग वेदर कंडीशंस की यानी कि जलवायु की या मौसम में उगते हैं। अब अलग अलग पौधों को इसके अलावा भी कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अलग अलग तरह की मिट्टी की भी रिक्वायरमेंट होती है ना। कैसे अलग अलग तरह की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि राइस और जूट है, ये ग्रो इन क्लेइंग सॉइल। ये क्लेई सॉइल में राइस और जो जूट है ये क्लेई सॉइल में ही होता है। ठीक है। मिट्टी में चावल और जूट उगते हैं, जिससे क्योंकि ऐसा क्यों क्लेई सॉइल में क्यों होता है, क्योंकि क्लेई सॉइल जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, अपने अंदर रख सकती है। ठीक है। बहुत सारा पानी होता है क्लेई सॉइल में, और राइस और जूट के लिए बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड जवार एंड बाजरा आर ग्रो इन सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल में होता है। ठीक है। अब रेतीली मिट्टी में कौन कौन से होते हैं, जवार और बाजरा। ठीक है। कॉटन ग्रोज ब्लैक सॉइल, कॉटन को काली मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, वो काली मिट्टी में ही होती है। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल, टी प्लांट को जो है वो मॉइस्ट सॉइल की रिक्वायरमेंट, नम मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि गीली गीली रहती है। एंड ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज, और जितनी भी ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही के ढलानों में ही उगती हैं जितनी भी टीज़ हैं, टी यानी चाय पत्ती जो है जिसके हम चाय बना के पीते हैं। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरियाज, जितने भी नारियल के पेड़ हैं ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। मेज ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ द प्लांट्स और हिल्स, इसके अलावा जो मेज है ना, यानी कि जो मेज ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ द प्लांट्स और हिल्स। ठीक है। अनियंस एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। ठीक है। अब देखिए मक्का मैदानों में, जो मेज जो है मक्का मैदानों या पहाड़ियों की सूखी मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। इसके लिए गीली मिट्टी नहीं, इसके लिए बिल्कुल ड्राई सॉइल चाहिए होती है। किसके लिए, मेज के लिए। ठीक है। मेज ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल, मेज जिसे हम मक्का बोलते हैं, ये मैदानों या पहाड़ियों की सूखी मिट्टी में ही अच्छी तरह से उग पाता है। इसके अलावा जो प्याज और मूंगफली है ये अच्छी तरह से जल निकासी वाली होती हैं। ठीक है। इससे रेतीली मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अनियन को, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, प्याज जो है अगर पानी में ज़्यादा रहेगा तो वो सड़ जाता है ना, इसीलिए प्याज के लिए और ग्राउंड नट के लिए। ठीक है। प्याज के लिए और मूंगफली जिसे हम बोलते हैं इसके लिए जो है वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ डू फार्मर्स ग्रो गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स, किसान अच्छी और स्वस्थ फसल कैसे उगाते हैं। प्लांट्स need to be grown on a large scale to food the entire population of a country. अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए देश की पूरी आबादी को खिलाने के लिए पौधों को बड़े पैमाने की ज़रूरत होती है। पौधों को बड़े पैमाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी है कि अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए देश की पूरी आबादी को खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खाने वाले, है ना, देश की पूरी आबादी को खिलाने के लिए पौधों को बड़े पैमाने पर उगाने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्लांट्स चाहिए होते हैं। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। Farmers know about the soil, climate and seasons for growing it. किसान इसे उगाने के लिए मिट्टी, जलवायु और मौसम के बारे में जानते हैं। They plow and prepare the soil. वे हल चलाते हैं और मिट्टी को तैयार करते हैं। They choose healthy and ripe seeds for sowing. इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो सीड्स जो हैं वो स्वस्थ और पक्के बीज चुनते हैं। They add manure और fertilizers to the soil. ये मिट्टी में खाद या फिर उर्वरक केमिकल्स भी मिलाते हैं। मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, फास्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर ऑल्सो एडेड टू द सॉइल।
यस, इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं जो कि मिट्टी में मिलाए जाते हैं। हाउएवर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज क्रॉप्स। लेकिन ज़्यादा केमिकल्स मिलाना वो क्रॉप्स के लिए भी और इसके साथ साथ जितने भी फर्टिलाइजर्स अगर हम सॉइल में ज़्यादा डालते हैं, ये हार्मफुल किसके किसके लिए हो सकती हैं? सॉइल के लिए भी, मिट्टी के लिए भी हो सकती हैं हार्मफुल, और क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फसलों का संरक्षण और बीजों का भंडारण। फार्मर्स प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गॉट्स। दिस इज डन बाय प्रॉपर फेंसिंग। किसान गायों और बकरियों जैसे चरने वाले जानवरों में फसलों की रक्षा करते हैं। वह उचित बाड़ लगा सकते हैं अपना जो उनका एरिया रहता है जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर आप वो इर्द गिर्द बाड़ लगा सकते हैं ताकि कोई भी बाहर का जानवर उस बाड़ के अंदर घुस ना सके। ठीक है, पेस्ट सच एज लोकास्ट, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स। ठीक है, अब यहाँ पर है कि टिड्डियाँ जो होती हैं, टिड्डे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, कैटरपिलर जैसे कीट, वे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं इसके लिए। ठीक है, दे यूज पेस्टिसाइड्स फॉर दिस। ठीक है, दीज आर केमिकल्स, दे आर स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। ठीक है, ये एक तरह का पेस्टिसाइड्स है जिसे कि जो कि ये एक पेस्टिसाइड्स है जो कि एक केमिकल है। ये स्प्रे किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप्स के ऊपर, यानी खड़ी हुई फसलें जो रहती है उसके ऊपर। इफ स्प्रेड प्रॉपरली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। अगर अच्छी तरह से स्प्रे किया जाए क्रॉप्स में तो ये पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। और जितनी भी अगर अच्छे से स्प्रे किया जाता है तो पेस्ट से जो है अपने फसलों को किसान बचा सकता है। हाउएवर टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालना हार्मफुल रहता है। ठीक है, डिसीजेस यानी कि जो बीमारियां हैं। व्हेन द ग्रेन्स आर राइप, जब भी जितनी भी फसल वो उगाता है किसान वो पक जाती है, द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड, यानी कि क्रॉप्स को काटा जाता है, फसलों को काटा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। उसके बाद भी जब उसे स्टोर करना है तो उसे मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ता है अपनी फसल को। दे हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड इंसेक्ट्स। इन सारे जितने भी एनिमल्स हैं इनसे भी बचा के रखना पड़ता है फसल को, है ना। जितने भी बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं या चूहे हैं, इनसे भी फसल को बचा के रखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये जितनी भी हमने जो है राइप क्रॉप काटी है उसे जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। अन्य जीवित चीज़ों की तरह जैसे कि हम हैं, इनकी तरह पौधों को भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वेल। अगर उन्हें अच्छी वेदर कंडीशन मिल जाती है, अच्छी परिस्थितियाँ मिल जाती है तो उनका विकास भी अच्छे से होता है। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अवर कंट्री। एक अच्छी फसल देश के लिए संपत्ति का इजाफा करती है, वेल्थ बन जाती है। एक प्रॉपर पैसे की जो ज़रूरत है उसको भी ये फुलफ़िल करती है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आज का आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस भी आपके मिले, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पूरा ये फुल चैप्टर जितनी भी इसकी बैक एक्सरसाइज है सारे हम क्वेश्चन आंसर, थिक एंड आंसर सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।